हेलो क्लास। हमने क्लास 11-12 मैथमेटिक्स में प्रीवियस क्लास में नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट इसको पढ़ के और हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया। आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ डेफिनेशन देखेंगे और एक्सरसाइज 1.3 पे चलेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेट के अंदर अगले टॉपिक्स में उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। सबसेट क्या होता है कि बहुत इजी है कि यदि x मान लीजिए कि विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चों का समुच्चय है। मान लीजिए कि विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए कि हमारे एमसी पब्लिक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, तो एमसी पब्लिक स्कूल में जितने बच्चे हैं मतलब सारे क्लास के बच्चे आएंगे, फ्रॉम LKG नर्सरी टू 12 तक सारे बच्चे आ जाएंगे। और y मान लीजिए कि विद्यालय की किसी कक्षा में उपस्थित बच्चों का समुच्चय है, किसी कक्षा में उपस्थित बच्चों का समुच्चय है। तो ये जो y होगा वो x का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि x के अंदर वो बच्चे भी आ जाएंगे जो किसी क्लास के केवल किसी एक क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर कहा जाए कि पूरे स्कूल के बच्चों का समुच्चय बनाया जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पर पूरे क्लास के बच्चों का, तो मान लीजिए कि क्लास 11th के बच्चों का बनेगा, 12th के बच्चों का बनेगा, और 1 के बच्चों का, 2 के बच्चों का, 3 के बच्चों का, 4 के बच्चों का, 5 के बच्चों का, ऐसे पूरा बन जाएगा। तो ये तो हो गया किसका? ये हो गया पूरे स्कूल का। पर और हो गया ये क्या? x। मान लीजिए कि x है ये। और अगर y आप दूसरा समुच्चय बनाइए जिसमें क्या कीजिए, आप केवल 11th की क्लास का लीजिए या फिर 12th भी ले लीजिए। तो जब हम ये सेट बनाएंगे तो ये क्या है कि ये देखिए, ये 11 और 12 कहाँ हैं? ये x में इंक्लूड है। तो y को हम x का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। इजी। तो y जो हो गया वो सबसेट हो गया x का। ये तो हो गया कि एग्जांपल। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि मान लीजिए कि एक सेट है जो a = है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है b = 1 2। तो देख रहे हैं कि b के जितने भी एलिमेंट हैं a में मिल रहे हैं। तो हमको यही देखना है कि दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट हों पहले सेट में मिल जाए। और जैसे ही पहले सेट में मिलेंगे तो जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? बड़े वाले का सबसेट हो जाएगा, यानी b इज द सबसेट ऑफ a। तो ये इसको उपसमुच्चय बोलते हैं। परिभाषा देख लीजिए। यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समूह समुच्चय b के भी अवयव हों तो a b का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी वही बात जो मैंने कहा कि यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समूह समुच्चय b के भी अवयव हों तो a b का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ वहाँ क्या था? पिछले एग्जाम्पल में हमने b को उपसमुच्चय बना दिया था a का, यहाँ a ही बन जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीके से चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है यहाँ है यदि a बिलोंग टू a जो है वो बिलोंग करता है a से, यानी a अगर कोई सेट होगा तो उसमें हमको a भी मिल जाएगा। a के सेट में a होगा। और कह रहा है एवं a भी बिलोंग टू b, और a और b जो है वो बिलोंग करते हैं किस सेट से? b से। यानी b में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? a और b। तो देन a इज सबसेट ऑफ b। इसको सबसेट कहते हैं। ये सबसेट का सिंबल होता है। यानी उपसमुच्चय अगर आपको दिखाना हो कि कोई किसी का उपसमुच्चय तो हम इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। तो देख रहे हैं कि a जो है इस वाले सेट में भी अवेलेबल है, तो a क्या हो जाएगा? यहाँ सबसेट हो जाएगा b के। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें, कंडीशंस हैं कुछ जिनको हमको समझते चलना है कि कब क्या होगा। जैसे पहली कंडीशन है कि a सबसेट ऑफ b, और यदि a बिलोंग कर रहा है a से तो इसको पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में दैट मीन्स। इसको आप हिंदी में ना समझें, क्योंकि अगर इसको हिंदी में इसको बोलेंगे तो तात्पर्य, और आगे जब आप BSc IIT या किसी भी जगह पे जाएंगे तो आप ये तात्पर्य नहीं बोलेंगे, आपके लिए सब कुछ इंग्लिश में हो जाएगा। तो हम कुछ जो सिंबल्स हैं उनको एज इट इज ऐसे ही समझते हैं, दैट मीन्स। उपसमुच्चय को हम सबसेट ही बोलेंगे, क्योंकि वर्ड नहीं मैटर करता है कि हम क्या बोलते हैं, हमको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और इंग्लिश वर्ड इसलिए मैटर करता है क्योंकि आगे हमारी जरूरत है इंग्लिश की, आगे सारी चीजें हमको इंग्लिश में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसका मतलब होता है दैट मीन्स। तो कह रहा है अगर a सबसेट है b का, और यदि a बिलोंग करता है a, तो a भी बिलोंग करेगा किससे?
बी से। तो सच में यहाँ पे देखिए मैंने बताया है, ये एग्जाम्पल ही सेम है। ए बिलोंग कर रहा था ए से और ए का एलिमेंट था ए, और ए भी बिलोंग कर रहे थे बी से और बी का एलिमेंट था ए और बी। तो क्या कह रहा है कि अगर ए बिलोंग करे ए से, और यहाँ भी देखिए बी में अगर ए सेट है तो इसका मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है क्या बी से। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है ए से और ए बिलोंग कर रहा है बी से, तो देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर कोई किसी का सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, तो हम उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। वो कब होगा? यदि ए बिलोंग टू ए बट ए, दैट मीन्स ए नॉट बिलोंग टू बी। अगर ए तो बिलोंग कर रहा है ए से, पर ए बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जब ए में अलग एलिमेंट बिलोंग करेंगे और बी में अलग एलिमेंट बिलोंग करेंगे, तो दोनों एक सबसेट तो हो ही नहीं सकते एक दूसरे के। तो ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब अगला देखते हैं तीसरा, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो इसको पढ़ते हैं इफ। और कौन सा इफ? इस इफ में होता है डबल एफ। ये आपके बुक में नहीं है, ये इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इसको इंग्लिश में मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान लें कि इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। यानी ये जो है इफ क्या बताता है? कंडीशन बताता है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए और ए इक्वल टू बी। यानी अगर ए जो हो वो सबसेट हो बी का और बी जो हो वो सबसेट हो ए का, तो ये लगेगा कंडीशन इफ एंड ओनली इफ। कब हो सकता है ऐसा? जब ए इक्वल टू बी हो। और ए इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा? अगर ए में एलिमेंट्स ए बी हो तो बी में भी एलिमेंट्स क्या हो? ए बी हो। यही मतलब है। तो ये कह रहा है कि अगर ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, तो इफ एंड ओनली इफ, इसको कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। ये तब होगा, केवल और केवल तब होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, जब दोनों सेट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। चौथी कंडीशन कह रही है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यानी जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ए इक्वल टू ए बी है तो दूसरा भी ए इक्वल टू क्या होगा? दूसरे भी ए इक्वल टू क्या होगा? ए बी होगा। ए इक्वल टू ए बी है तो दूसरा भी ए इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। एक व्यक्ति की अगर हाइट 5 फुट है अगर मान लीजिए, तो अगर वो खुद ही से कंपेयर करे तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों क्या है? बराबर है। कोई अपने से ही अपनी हाइट कंपेयर करे तो दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। या तो हम ये कहें कि ये इसके बराबर है, या तो ये कहें ये इसके बराबर है। तो वही कंडीशन यही है कि एक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। यानी एक समुच्चय खुद का ही उपसमुच्चय होता है। यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है फाई का मतलब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि फाई का मतलब होता है कि नल सेट। और नल सेट में हमने क्या देखा था? नल सेट में हमने देखा था कि कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। हमने नल सेट में देखा था फाई और ये, या तो जब कोई एलिमेंट ना हो तो या तो फाई से लिख दीजिए या तो इससे लिख दीजिए। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है नल सेट, जिसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है। यानी ये जो है किसी भी सेट के सबसेट हो सकते हैं, या तो वो रियल नंबर का सेट हो, या नेचुरल नंबर का सेट हो, या इवन नेचुरल नंबर का सेट हो। आपको याद होना चाहिए कि हमको नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को r से, और इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये सब भूलना नहीं चाहिए। तो
जितने भी ये सेट होते हैं, रिक्त समुच्चय जो होते हैं, वो सब के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। यानी आपको रिक्त समुच्चय जो होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। यानी अगर किसी का कोई भी समुच्चय ना मिल रहा, उपसमुच्चय ना मिल रहा हो, तो उसका उपसमुच्चय क्या होगा? पाई होगा। और हमने पिछला एक कंडीशन पढ़ा जो खुद का भी उपसमुच्चय होगा। सीधा सीधा हमें दो उपसमुच्चय, दो सबसेट तो मिल ही जाएंगे। कैसे? कि अगर लिखना हो कि A इक्वल टू सेट 1 है, अगर इसका उपसमुच्चय बताइए तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? एक तो फाई हो जाएगा जो सबसेट है किसका? A के, और एक 1 खुद है। A जो है वो खुद ही के है, तो हमें 2 मिल गए कि नहीं? हमें 2 सबसेट तुरंत मिल गए। यानी ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कंडीशंस, और ये सब जितनी छोटी छोटी कंडीशंस हैं, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ या बता रहा हूँ, मैं सीधा एक्सरसाइज पे जाके वहां भी कंडीशंस बता सकता था, पर ये चीज आपके नोट्स में होना चाहिए और इसको अपने दिमाग में बैठाना चाहिए हमको, क्योंकि इसके बिना हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक बार को हमने अगर एक्सरसाइज करने को दिया होता है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यों नहीं एक्सरसाइज हो रहा है, हम सीधा एक्सरसाइज पे पहुंचे। अगर आप एक्सरसाइज करते क्यों हैं? अगर आप दिमाग लगाएं तो आप एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि आपको यही जितनी कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं ये कंडीशन याद रहे। यानी अगर रिक्त समुच्चय पे 5 सवाल आपको करने को दे दे तो आप 5 बार रिक्त समुच्चय के सवाल लगाएंगे, तो आप 5 बार लगाएंगे तो आपको 5 बार कम से कम याद होगा कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो इसलिए हम क्वेश्चंस लगाते हैं, तो ताकि हमको ये जो थियरी पार्ट है ये याद रहे। और जब थियरी पार्ट याद रहेगी तो आप बीएससी में होंगे, एमएससी में होंगे, अचानक आपको कभी नल सेट जरूरत पड़ गई कहीं पे, तो अगर आया तो उस समय आप बता पाएंगे कि नल सेट क्या होता है, आप अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगली कंडीशन है, यदि A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, तो AB का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कंडीशन क्या है कि A जो है वो सबसेट ऑफ B है, बट A इज नॉट इक्वल टू B, यानी दोनों इक्वल सेट नहीं है, तो A जो है वो B का क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट कहलाता है, तो उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यदि A इज अ सबसेट ऑफ B तथा A इज नॉट इक्वल टू B, A जो है सबसेट है, उपसमुच्चय है B का, और पर A जो है वो B के बराबर नहीं है, तो A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो हम A को B का क्या कहेंगे? प्रॉपर सेट। और जब उल्टा कर देंगे और B को A का क्या कहेंगे? B को A का अधिसमुच्चय कहलाता है। यानी B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 सेट बराबर नहीं है और उनमें से एक दूसरे का क्या है? सबसेट है। यानी सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि A इज इक्वल टू 1 और 2 है और B इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि A इज नॉट इक्वल टू B है, बट ये भी क्लियर हो रहा है कि A क्या है? सबसेट ऑफ B है। क्यों? क्योंकि 1 2 है यहाँ, तो इसमें भी 1 2 है। तो यानी देखिए कंडीशन क्या मिल रही है हमको, A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। तो जब A इज नॉट इक्वल टू B तो A B उचित उपसमुच्चय कहलाता है, प्रॉपर सेट कहते हैं इसको इंग्लिश में, और B A का अधिसमुच्चय कहलाता है। इसको अधिसमुच्चय को आप सुपर सेट कहते हैं। उसका सुपर सेट है, इसको सुपर सेट कहते हैं। अब अगली कंडीशन है, यदि समुच्चय A में केवल एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो ये सीधा सीधा समझ में आ गया कि किसी समुच्चय में अगर एक ही एलिमेंट है, A हो, 1 हो, या तो फिर केवल 2 हो, केवल 3 हो, मतलब एक ही एलिमेंट हो, तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब अगली जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे बीएससी एमएससी तक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये कंडीशंस ऐसी हैं कि तुरंत समझ में आएंगी, पर तुरंत में समझ में आने के बाद या समझ भी लिया होगा आपने कभी, पर ये भूल जाती है लास्ट में, या आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये है क्या। तो पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। अंतराल। अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। इसको मैं अच्छे से बताता हुआ चल रहा हूँ। अंतराल को बोलते हैं अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में। अंतराल R मतलब क्या है? यहाँ R का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमको पता है कि सारे नंबर्स, रेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये मैंने फर्स्ट क्लास में एकदम बेसिक्स में बता दिया था कि रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं। अगर आपको ये ना आ रहा हो तो आप प्रीवियस क्लास में फर्स्ट वीडियो को जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल नंबर क्या है। तो अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल एच सबसेट्स ऑफ आर, तो ये है क्या? तो देखिए दो तरह के अंतराल होते हैं, जिसमें होता है एक ओपन सेट, ओपन सेट इसको कहते हैं कि ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है क्लोज सेट, इसको क्लोज इंटरवल भी बोलते। ये एकदम याद कर लीजिएगा, ये इंग्लिश में ही एज इट इज, इसके हिंदी पे जाने की जरूरत नहीं है, इसकी हिंदी बहुत कठिन है, कब तक याद रहेगी नहीं याद रहेगी। पर ये ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमेशा इस्तेमाल होगा जब भी कोई सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, या हम क्लास 12 की जो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन उसमें जाएंगे तो उसमें ओपन सेट और क्लोज सेट बनेगा। अब ओपन सेट क्या होता है? जैसे दिया है कि ए बी बिलोंग टू आर और ए लेस देन बी, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y सच दैट a लेस देन y और y लेस देन b एक विपरीत अंतराल कहलाता है। इसको समझते हैं हम। तो इसको समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ए बी जो है, ए बी को मैं नंबर लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए कि क्या 2 और 4 दो रियल नंबर हैं। ये बस समझने के लिए है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल में इंटीजर भी हो सकता है, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया है। तो 2 4 मान लीजिए कि बिलोंग करते हैं आर से। बिलोंग का मतलब कि 2 4 आर एक रियल नंबर है। यहाँ देखिए 2 की जगह ए है और 4 की जगह बी है। ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं, 2 लेस देन 4। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y ऐसा हो कि 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो ये जो सिंबल लग रहा है लेस देन का और ग्रेटर देन का, इसको ध्यान से देखिए कि केवल लेस देन है। तो जो सबसेट बनता है वो एक ओपन सेट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? 2 4 ओपन सेट। इसमें होता क्या है कि यानी हमको 2 से बड़ा लेना है और 4 से छोटा लेना है, यानी 2 और 4 को छोड़कर 2 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको हमको ले लेना है। पर हम उनको लिखते नहीं है कि जैसे हमको पता चल रहा है कि यहाँ 3 है तो हमने 3 लिख दिया, लिखते नहीं है। इस कंडीशन को लिखने के लिए हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। हमने अगर ये ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट लगा के अगर 2 और 4 लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ओपन इंटरवल ऑफ 2 4 है। इतना ही लिखने से ये मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या है कि हमको 2 और 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो ले लेने हैं। क्या? एक्सेप्ट 2 and 4। एक्सेप्ट 2 and 4। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, 2 और 4 को छोड़कर। तो यहाँ देखिए नोटेशन मैंने बता दिया है कि कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर में हो और जो पहली हो दूसरे से छोटी हो, तब वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर का समुच्चय y सच दैट अगर a लेस देन y, b लेस देन, यानी y जो है a से बड़ा हो और b से छोटा हो, एक विपरीत अंतराल कहलाता है। विपरीत अंतराल मतलब ओपन सेट, ओपन इंटरवल कहलाता है। और इसका नोटेशन क्या होता है? इसको हम ऐसे लिखिए। अगर इसको किसी को पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेगा? ओपन इंटरवल a एंड b। इसमें कंडीशन क्या होती है? हम a और b के बीच के सारे जितने भी एलिमेंट आएंगे हम सबको ले लेंगे। किसको? a और b को छोड़कर। a और b नहीं लेना है, पर a और b के बीच के सारे ले लेना है। इसका यही मतलब होता है। अगर ये चीजें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग हो, आपको ना समझ में आए, तो आप हमें कमेंट में सर से पूछ लीजिएगा, मैं इसको क्लियर और अच्छे से कर दूंगा जिस बच्चे को ना समझ में आए। अगला है क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड इंटरवल। यही पे मैं तुरंत अपोजिट बस तुरंत हिंट देके आगे बढ़ता हूँ कि क्लोज इंटरवल में बस हम इतना ही करेंगे कि a और b को भी शामिल कर लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। कंडीशन देखिए कि a और b रियल नंबर है, a और b रियल नंबर है। पर यहाँ देखिए एक चीज बढ़ गई है, इक्वल यहाँ लग गया है, a लेस देन आर इक्वल टू b, यानी कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट a से बड़ा हो या a के बराबर हो।
बी से छोटा हो या बी, इसीलिए यहाँ पे हम ए और बी को छोड़ दे रहे थे, क्योंकि हमको बस छोटा लेना था और इससे बड़ा लेना था, ना कि इसके बराबर लेना था और ना कि इसके बराबर लेना था। पर यहाँ हमको क्या है, बराबर भी लेना है। तो जब बराबर लेना है तो ये एक समृद्ध अंतराल है। क्या है मतलब, क्लोज इंटरवल है। और इसका नोटेशन क्या होती है, यहाँ देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट में और ये ग्रेटर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। और इसमें मैंने लिखा है इंक्लूड टू ए एंड बी। ए और बी को क्या करते हैं, इंक्लूड का मतलब शामिल कर लेते हैं, ए और बी को छोड़ते नहीं हैं। बस इतना सा है कि ए और बी अगर छोटे ब्रैकेट में है तो ये ओपन इंटरवल में है, बड़े में है तो क्लोज इंटरवल में है। ओपन में हम ए और बी के बीच का लेंगे पर ए और बी नहीं लेंगे, ए बी में हम ए और बी के बीच का भी लेंगे जितने भी आएंगे, और ए और बी को भी सम्मिलित करेंगे। यही होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये देखिए, ये है आपका, हम केवल अभी बता देते हैं, ये क्या है देख के पता चल रहा है कि ये है ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह तो क्लोज है पर दूसरे जगह पे ओपन है, यहाँ पे एक जगह ओपन है तो दूसरे जगह पे क्लोज है। इन दोनों को तो हमने समझ लिया था, इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर ये लाइनिंग क्या कह रही है ये समझते हैं। यहाँ था कि ये क्लोज है तो इसका मतलब यहाँ भी हमको ए और बी के बीच के जितने भी हैं सबको लेना है, पर ए को शामिल करना है पर बी को शामिल नहीं करना है। क्योंकि देखिए इसके पास कौन सा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट लगा है। फिर यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट ए लगा है और बाहर बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ ए को शामिल नहीं करना है और ए और बी के बीच लेना है, ए को नहीं शामिल करना है और बी को शामिल करना है। इसको पढ़ते क्या है, सेमी मतलब होता है आधा। पहले वाले को पढ़ते हैं सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्योंकि पहले क्लोज है उसके बाद ओपन है, सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। दूसरे वाले को पढ़ते हैं सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी है क्लोज्ड इंटरवल, तो जहां जैसे स्टार्ट होगा वो उसको वैसा पढ़ेंगे। अगर क्लोज से स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन से स्टार्ट है तो ओपन क्लोज इंटरवल। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है, हमने रियल नंबर रियल लाइन पढ़ी है। मैंने कुछ बताया था कि मान लीजिए यहाँ बीच में 0 कर दें, कोई लाइन खींचिए, बीच में 0 कर दीजिए, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो ये रियल लाइन है। और रियल लाइन पे ही हम रियल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ रियल नंबर को क्या, हम वेरिएबल लेके हमेशा चलते हैं, क्योंकि हम हर नंबर को डिफाइन करते हुए नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा एग्जाम्पल किसी वेरिएबल के टर्म में ही समझते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी ए बी की कोई भी वैल्यू हो, 2 3 हो, 5 6 हो, 100 1000 हो, कुछ भी हो तो हम समझ लें। इसीलिए हम हमेशा वेरिएबल लेके चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सर्कल बने हैं इनके बीच में कलर नहीं भरा गया है, फुल नहीं किया गया है इसको। तो ये बता रहा है कि ये ओपन इंटरवल है। यहाँ वही चीज है कि हम ए और बी को नहीं लेंगे और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सबको ले लेंगे। यहाँ दोनों जिस सर्कल को फिल कर देने का ये मतलब है कि हम ए और बी को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे एक फिल है, दूसरा फिल नहीं है, तो जो फिल है उसको इंक्लूड करेंगे, जो फिल नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फिल नहीं है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और जो फिल है इसको इंक्लूड करेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, ये चीज जितने अभी मैं इसको नोट्स करा रहा हूँ, इसको हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेके, कॉपी ले लेके इसको नोट्स करते जाइएगा। केवल एक्सरसाइज पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में रहा तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। अगला है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समूह को पावर सेट कहते हैं। इसे पीए से डिनोट करते हैं। यानी अगर एक समुच्चय है क्या 1 और 2, तो इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। पहला तो 5 हो जाएगा, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चौथा तो ये खुद ही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर समुच्चय अपने आप का ही उप समुच्चय होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि कोई एक एलिमेंट अगर इसमें हो तो देखिए एक एलिमेंट इसमें है और दूसरा एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो गया, ये सारे उप समुच्चय हैं। ये इसका उप समुच्चय है, 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 ये इसका। और जब इन सबको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाते हैं, पावर सेट। उसी को कहते हैं पावर सेट। यानी किसी एक समुच्चय को
उसके सारे उपसमुच्चयों को लिख दीजिए और मिला के रख दीजिए एक जगह पे, तो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। इसको पीए से डिनोट करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट, इसको इसलिए नॉर्मल ही बताया जाता है, पर इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आगे इंटरमीडिएट के बाद बीएचयू के एग्जाम क्या है, किसी भी डिग्री के लिए कोई भी एग्जाम देने के लिए, बीएससी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देते हैं, तो इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और लोगों को याद नहीं रहता है कि कैसे किया जा सकता है। कि यहाँ क्या है, एनपीए है। पीए को मतलब, पीए का मतलब होता है कि पावर सेट ऑफ ए। जैसे ए क्या था, ए इक्वल टू 1 2 था, तो इसका पावर सेट क्या था, पावर सेट ए क्या निकाला हमने, पावर सेट ए निकाला हमने 5 1 2 1 2, हमने पावर सेट निकाला। तो ए ये है और पी ए, बस एग्जांपल के लिए इसको समझ रहे हैं कि ए क्या है और पी ए क्या है। ए मतलब कि नॉर्मल सेट और पी ए मतलब कि उसका पावर सेट जितने हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, एन पी ए, यानी अगर हम एन लगा दें तो जहां भी ये छोटा एन लग जाता है तो समझिए कि ये क्या कर रहा है, कि ये एलिमेंट्स को काउंट कर रहा है, ये एलिमेंट्स को काउंट करने का काम कर रहा है कि एन पी ए। जो एनपीए का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई सेट है तो उसके कितने पावर सेट बनेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पे बस इसका एक फार्मूला बनाया गया है कि कितने होते हैं, 2 के पावर n होते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। 1 और 2 को इससे मत लीजिएगा, इसके जगह अगर यहाँ 3 और 4 होता, अगर सेट a इक्वल टू 3 और 4 होता तो भी हम 2 ही एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, 2 है ना केवल। तो 2 टू द पावर n जितने एलिमेंट हो, तो यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 n के जगह क्या रखा जाएगा, 2 2 2 जा 4, यानी इसके कितने पावर सेट बन रहे हैं, 4। काउंट करके देखिए बन रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 पावर सेट बन गए। यानी अगर आपको कोई भी सेट दिया हो और उस पे जितने भी नंबर हो, मान लीजिए 3 हो तो उसका पावर सेट कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। अगर यहाँ 4 एलिमेंट हो तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 5 हो तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। ये चीज आप देखते ही बता देंगे कि इसके कितने पावर सेट होंगे। तो ये हो गया पावर सेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट कि जिसके अंदर सारे के सारे उसके जितने भी सेट हो सब समा जाए। कैसे, इसे यू से डिनोट करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक सार्वत्रिक समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये तो हमको पता है कि कोई भी समुच्चय होगा तो खुद का तो समुच्चय होगा, पर इसके अलावा छोड़ के वो किसी का उपसमुच्चय नहीं होता, किसी भी सेट का वो उपसमुच्चय नहीं होगा। इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए कि जैसे रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर क्या है, जेड इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं। तो आर यहाँ पर आर किसी का सबसेट है। आपने सुना है कहीं कि जो रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या, आर का मतलब यहाँ वास्तविक संख्या है। सुना है कहीं कि वास्तविक संख्या किसी का सबसेट हो, किसी का सबसेट मतलब उपसमुच्चय, वास्तविक संख्या किसी भी सेट के अंदर आता हो, किसी समुच्चय के अंदर। इंटीजर क्या है, इंटीजर आपके हैं 0 1 -1 2 3 4 5 6 7 8 9। रियल नंबर में ये भी होता है। रेशनल नंबर क्या है आपके, 1/2 2/3 4/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी रियल नंबर के अंदर। तो रियल नंबर यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। यहाँ यूनिवर्सल सेट का बस इतना ही मतलब था। तो जैसे अब यहाँ पे समझने के लिए देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या है, 1 2 3 4, लेकिन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। और क्या है, -1 2 3 -3 1/2 2/3। देख रहे हैं कि इंटीजर्स भी हैं,
माइनस में भी हैं, प्लस में भी हो, रेशनल नंबर भी हैं, सब कुछ है। तो यहाँ देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या मिल जा रही है कि नहीं, 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय ये है, लेकिन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये है। तो देखिए कि वास्तविक समुच्चयों के संख्या के अंदर ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बैठा हुआ है, इसमें आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यानी ये ऐसी यूनिवर्सल का मतलब क्या, ब्रह्मांड। यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांड। यहाँ ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि ब्रह्मांड किसी चीज के अंदर, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आप कहते हैं कि स्पेस में है, स्पेस कहते हैं कि कई गैलेक्सी में है, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स के बीच में, इसीलिए यहाँ यूज किया गया है यूनिवर्स, यूनिवर्सल। तो ये ऐसा सेट होगा कि जो किसी का सबसेट होगा ही नहीं, ये ऐसा समुच्चय होगा जो किसी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो जैसे प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए कि प्राकृतिक संख्या तो इसका उपसमुच्चय बन गई, पर ये देखिए किसी का उपसमुच्चय बन रहा है। अगर आप ये कह दीजिए कि रियल नंबर हमको प्राकृतिक संख्या में मिलता है, तो कुछ ही मिलेंगे। -1 मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है। -3 मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। हम यही कहेंगे कि रियल नंबर्स क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सारे के सारे उपसमुच्चय समा जाएं, समाहित हो जाएं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ R वास्तविक संख्या एक यूनिवर्सल सेट है। जितने भी हैं, आई होप, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं होती होगी, आप लोग इंग्लिश को ही लेके चलिए। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंग्लिश लेके चलिएगा। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती होगी, वो चाहता है कि नहीं हिंदी में ही लेके चला जाए, तो भी बता दे, पर आगे हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे, इसके अलावा कोई वर्ड आप यूज नहीं करेंगे। तो अभी तो आप सार्वत्रिक समुच्चय समझ रहे हैं। अगला टीचर जब आपको BSc MSc या किसी भी जगह पे मिलेगा, तो वो यूनिवर्सल सेट लेगा। हो सकता है कि वो CBSE से पढ़ के आओ, किसी अन्य जगह से पढ़ के आया, तो उसको हिंदी ना पता हो। तो जैसे ही वो यूनिवर्सल सेट नाम लेगा, तो आपको समझ ही में नहीं, तो आपको पहले जाके चेक करना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तब समझ में आएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय। वो टीचर कह रहे थे कि सार्वत्रिक समुच्चय, इसलिए आप इंग्लिश वर्ड को ही लेके चलिए। हमें लैंग्वेज नहीं अफेक्ट कर सकता है, हमको केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में सही हैं। टीचर ये नहीं देखेगा कि आप सार्वत्रिक समुच्चय लिख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट लिख रहे हैं, वो ये देखेगा कि क्या आप बता पा रहे हैं कि रियल नंबर नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होता है। और रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर होता है, वैसे ही क्या है, Q इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स Z। इसको समझा देता हूं कि रेशनल नंबर क्या है। तो आपका 0 1 2 3 4 2/3 -3/2, देख रहे हैं, ये सारे के सारे आ जा रहे हैं। पर Z क्या होता है, 3 4 5 6 7 8 9, ये इंटीजर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर के अंदर तो मिल जा रहे हैं, पर हर रेशनल नंबर आपको इंटीजर के अंदर कहीं नहीं मिल रहा है। तो जब कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये जब इसमें मिल जा रहा है, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ये हम लोगों ने सब फर्स्ट वीडियो में, एकदम पहले वीडियो में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, इसीलिए मैंने इसको इतना पढ़ाया था, क्योंकि ये सारे हमको जब कॉन्सेप्ट, हमको यही नहीं पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम समझेंगे कैसे कि अगर कोई रेशनल नंबर और इंटीजर्स की बात कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने पूर्णांक नाम से पढ़ा था। इसकी हिंदी थी पूर्णांक, इंग्लिश थी इंटीजर। तो ये भूलना नहीं चाहिए, वो सब आगे का, आज का आपको भूल जाए, पर पिछला ना भूले, पिछला जरूर याद होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम पिछला छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, स्किप करके वीडियो चलते हैं, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट एकदम डाउट में बदल जाएंगे और पूरे लाइफ डाउट ही रहेगा। और लास्ट में ऑप्शन ये होगा कि हम मैथ्स छोड़ देते हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 पे। इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के 2-2 क्वेश्चन लगाते चलूंगा और बताता चलूंगा, बाकी आप लगाएंगे। कॉन्सेप्ट जब हमने क्लियर कर लिया, तो बाकी क्वेश्चन लगाने में नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, और अगर होती है तो यू कैन आस्क मी। नाउ प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.3।
लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहीं से समझ लेंगे कि क्या है। 2 3 4 है, ये एक सेट है। आप जानते हैं कि जहां मजला ब्रैकेट लग गया तो वो एक क्या है, ये देखिए मजला ब्रैकेट लग गया तो ये क्या है, सेट है। और यहाँ भी एक मजला ब्रैकेट लग गया तो ये भी एक सेट है। तो ये देखिए कि 2 3 4 क्या इसमें मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं। तो यहाँ कौन सा भरा जाएगा, ये। तो ऐसे ही देखिए यहाँ ABC और यहाँ पे BCD, क्या ये इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि A नहीं मिल रहा है, B मिल रहा है, C मिल रहा है। हमको पूरा मिलना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट ऑफ BCD। ठीक वैसे ही तीसरा भी मैं बता देता हूं यहाँ पे कि यस सच दैट, यस आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मान लीजिए कि 11 का कोई एक विद्यार्थी है और XX आपके एक विद्यालय का विद्यार्थी है। यहाँ पे क्या है कि ये जो सेट कह रहा है कि केवल क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, और दूसरा वाला सेट है कि आपके विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। तो जब कोई भी विद्यार्थी होगा तो हो सकता है वो 11th का ना हो, और 11th का अगर हो भी तो हो सकता है वो एक विद्यार्थी ना हो। मान लीजिए क्लास 11th का एक विद्यार्थी शिवम है और सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो मान लीजिए ये शिवम नहीं, ये कोई और है, ये हर्ष है। तो फिर होगा क्या यहाँ पे कि अगर ये हर्ष है तो हो सकता है कि क्लास 11 का हो हर्ष, हो सकता है क्लास 12 का हर्ष, हो सकता है क्लास 1 का भी हर्ष। तो यानी ये भी इसका क्या है, सबसेट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये 4 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अगले में देख लीजिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ भी वही चीज हमको चेक करनी है कि सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ये जितने भी सबसेट वाले हैं ये मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सबसेट है। यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है बिलोंग टू का, कि क्या ये बिलोंग करता है ABC से। तो इसको देख के समझिए कि क्या जितने भी ये A एलिमेंट इसमें है, A एलिमेंट इसमें है, तो क्या A इसमें बिलोंग करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये देखिए कि क्या है, ये नहीं करता है, ये क्या है, असत्य है। असत्य कैसे है मैं बताता हूं अभी। ये जो सबसेट है ये केवल A, B और C का है, और जो सेट है उसमें पहला दिया है वो A दिया है, और कह रहा है कि A जो है बिलोंग कर रहा है ABC से। नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां मजला ब्रैकेट लग जाए खुद ही एक सेट बन जाता है, और इसके अंदर हमको कोई ऐसा सेट नहीं मिल रहा है। अगर यही इसके अंदर अगर ऐसे A रहता तो ये जरूर इससे बिलोंग कर जाता, ये सेट ही पूरा का पूरा इसके अंदर होता तो बिलोंग कर जाता, पर ये नहीं है तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अगला आप स्वयं कीजिएगा कि ये क्या कह रहा है, न समझ में आने के बाद हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड में कह रहा है कि मान लीजिए A इक्वल टू 1 2, उसके बाद ब्रैकेट में 3 4। देखिए एकदम इस क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे अगर A को भी ऐसे ब्रैकेट में कर दिया होता ना जैसे 3 4 को किया है, तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ A, पर देख के तुरंत कोई समझ लेगा कि हाँ ये तो ब्रैकेट में लिखा है, ये सेट है, इसके अंदर है, पर नहीं। यहाँ पे हम 3 और 4 को सेट ना लेके एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मान लेंगे कि जैसे ये कौन सा, इसको X मान लीजिए, अगर X मान लीजिए तो क्या X सबसेट होगा A का। सबसेट होने के लिए तो पहले तो जहां सेट लग जाता है वो किसमें होना चाहिए, ब्रैकेट में होना चाहिए। पर यहाँ तो क्या है, अगर यही अगर डबल ब्रैकेट में होता, अगर ये मजला ब्रैकेट के ऊपर एक ब्रैकेट होता इस तरह से 3 और 4, तो ये सबसेट हो जाता है A का। पर चूंकि ये केवल 3 और 4 है तो ये नहीं है, तो ये है क्या, ये है 3 4 केवल बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ना कि ये सबसेट है इसका। तो अगर इसकी कंडीशन लिखनी हो तो इसकी लिख देंगे कि चूंकि 3 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है A से। ऐसे ही दूसरा जो है 3 4 बिलोंग कर रहा है A से, ये सही है। तो हमको केवल
वो कथन बताना है जो सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो ये सही है। वैसे ही अगला तीसरा, चौथा और 10 तक ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो इसके पहली बात की उपसमुच्चय हम जानते हैं कि कितने होते हैं, जितने भी उपसमुच्चय 2 के पावर n होते हैं। तो यहाँ पे a है, तो पहला इसका उपसमुच्चय क्या बन जाएगा, पहला तो बन जाएगा 5 और दूसरा a खुद बन जाएगा। तो यानी इसके 2 बन जाएंगे। वैसे ही इसका 5 बन जाएगा, a और b भी बन जाएगा और ab भी बन जाएगा, ये खुद का भी बन जाएगा। थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, पीए के कितने अवयव हैं यदि a = 5। इस क्वेश्चन को सोच समझ के करने लायक है कि कह रहा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि a = 5। और 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। 5 मीन्स क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो पूछा क्या है इसने कि पीए के कितने अवयव होंगे। अवयव का मतलब n पीए पूछ रहा है। मैंने बोला था ना कि नंबर्स, पिछले पेज में कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो n पी अवयव का मतलब कि, और यहाँ पे है 5 का मतलब कि 0 है, एक भी एलिमेंट है ही नहीं। और जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और 2 के पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। कितने अवयव होंगे, 1 अवयव होंगे। वो कौन सा, खुद 5 अपने आप में एक अवयव की तरह काउंट होता है, तो 1 अवयव होंगे। अब जिनको ये नहीं क्लियर हो रहा है, ये बेसिक क्लास में बताया जाता है कि 2 के पावर 0 होता है। तो 2 के पावर 0 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकता हूँ इसी जगह पे छोटे में, कि मान लीजिए हम 0 को क्या लिख सकते हैं। अगर हम अपने मन से लिखें तो किसी संख्या में से वही संख्या अगर घटाएं, n में से n घटाएं तो 0 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर 2 के पावर n और अपन 2 के पावर n हो, यानी अगर नीचे की बेस सेम हो तो क्या होते हैं, पावर घट जाते हैं आपस में। हम लोग बेसिक क्लास में या छोटे क्लासों में पढ़े हैं। तो यानी हम 2 की पावर n अपन n को 2 की पावर n-1 लिख सकते हैं। तो हम 2 की पावर n-n को 2 की पावर n/n लिख सकते हैं। तो यानी हम इसको 2 की पावर n/2 की पावर n, और कोई नंबर ऊपर नीचे अगर 2/2 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं, 1 आ गया। ये बस समझने के लिए था, पर याद रखिए 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखने का मतलब कि इसमें से मैं बता देता हूं कि ये क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। तो क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, कि जैसे मान लीजिए -4 लेस देन है और ये इक्वल टू है, तो हमको पता है कि जब इक्वल टू नहीं लगेगा तो -4 लगा देंगे और छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, और जहां इक्वल टू लग जाएगा वहां कामा देके बड़ा। ये देखिए कौन सा इंटरवल है, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। अब ये डेफिनेशन पता होगी। और ये हुआ कैसे है कि वही चीज यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 और 6, और इधर चले जाइए -1 -2 -3 और -4। -4 पे वो गोला बना हुआ है कि जो खाली है, और -6 पे वो गोला बना हुआ है कि जो फिल है। ये कैसे पता चलेगा कब खाली है, खाली ऐसे पता चलेगा क्योंकि -4 केवल -4 क्या है, -4 केवल ग्रेटर लेस देन x है। यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो जब इक्वल नहीं लगा है तो गोला खाली होगा, और अगर इक्वल टू लग गया है तो ये फिल हो जाएगा। यानी हमको इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। तो जब इसको नहीं लेना है तो जिसको नहीं लेते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट -4, और जिसको लेना है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। इसी फॉर्म में लिखना है। तो बस यही चीज ध्यान देते हुए कि कहाँ लेस देन है, कहाँ लेस देन नहीं है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो इस हिसाब से क्लोज और ओपन इंटरवल बहुत इजी है, इसको आप कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप ये ना सोचिए कि आपको केवल प्रेशर डाल रहा हूँ, आप इसको कीजिए। वो बस इसलिए करना है कि आपको डेफिनेशन सारे पता हैं। उससे ये होगा कि आपका रिवीजन होगा, आपको चीजें तैयार होंगी। और नहीं आएगा तो मैं हूं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, आज कैसे भी आप, मैं बताया था उसको स्टारिंग कर दीजिए, स्टार क्वेश्चन बना दीजिए, और जब आपको क्लियर करना हो तो हमसे पूछ लीजिए। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने पहली दूसरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड थी,
तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान देना है कि इस तरह से इनको हम इस तरह से लिखे हैं और इनको हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे अगर -3, 0 अगर लिखना है तो देख रहे हैं कि दोनों क्या है, -3, 0 सॉरी, ये ओपन में है। तो जब ओपन में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, x सच दैट x, बहुत इजी है। -3 से क्या होगा, x बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, बस हो गया ये आपका रोस्टर फॉर्म। अगर ये यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट होता तो क्या करते, दोनों तरफ इक्वल लगा देते। और अगर मान लीजिए कि केवल 0 की साइड बड़ा ब्रैकेट होता तो यहाँ इक्वल नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ छोटा है, यहाँ पे इक्वल लगा देते। और हमको पर लिखना है सबसे पहले x सच दैट x, उसके बाद देखना है कि छोटा ब्रैकेट है कि बड़ा ब्रैकेट है, कि एक तरफ बड़ा है दूसरे तरफ छोटा है, एक तरफ छोटा है कि दूसरे तरफ बड़ा है। इसको ध्यान देके इस कंडीशन को हमको लिख देना है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। सार्वत्रिक मतलब कि कोई ऐसा समुच्चय बताओ कि जिसके अंदर ये सब आ जाए। तो सीधी सी बात है कि त्रिभुज है तो त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों के अंदर समकोण भी आ जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। अगर समबाहु होता तो वो भी आता। समकोण का मतलब, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। समद्विबाहु में मतलब केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, एक त्रिभुज की बराबर होती हैं। आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय A इक्वल टू इतना है 1 3 5, B इक्वल टू है 2 4 6, C इक्वल टू है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, मतलब क्रमशः है। इन 3 समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब कि ये सब नीचे दिए गए 4 में से किसी एक में सब के सब मिल जाने चाहिए, तभी तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो पहले वाले में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ देखिए 8 है, तो 8 इसमें रहता तो ये तीनों का सार्वत्रिक बन जाता, पर इसमें 8 नहीं है। और ये तो 5 है, ये तो होगा ही नहीं। और ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 8 10 7 सब मिल जा रहा है। तो ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ देखिए यहाँ 0 ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। तो बस वो सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाएं वही होता है यूनिवर्सल सेट। तो ये होगी एक एक्सरसाइज आपकी खत्म। आपको कोई डाउट हो तो अतुल सर से कंसल्ट करके आप कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत पूछ सकते हैं, नहीं तो उसको स्टारिंग करके अपने पास रखे रहिए। जब स्कूल नॉर्मल होगा, आप लोग आएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।